कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। लेकिन आज की जो क्राइम की कहानी है उसने ये बात साबित भी कर दी। एक ऐसा क्राइम जिसका कातिल 15 साल बाद पकड़ा गया, वो भी एक लैंडलाइन कॉल की वजह से। 14 फरवरी सन 2003। ये कहानी 21 साल पुरानी है। सजनी नायर, जिसकी शादी तरुण जनराज नाम के एक व्यक्ति से होती है, लेकिन अभी इस जोड़े को महज 3 ही महीने हुए थे कि सजनी की अचानक से रहस्यमयी हत्या हो जाती है। पत्नी की लाश को सामने देख पति की हालत बिगड़ जाती है और उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अचानक अस्पताल से पति ही गायब हो जाता है। अब पुलिस इस केस को सुलझाने और लापता पति को ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। ये केस इतना फेमस हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मामले में अपना इंटरफेयर किया और केस की जांच का आदेश दिया। और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लग गई। फिर 15 साल बाद पुलिस को कड़ी मेहनत का फल भी मिला। पुलिस ने सजनी मर्डर केस का जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। इस केस में पुलिस ने जो कर दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ था और अपराधी खुद पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया कि मुझे इतना बता दो कि मुझे ढूंढा कैसे। इस केस की पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी? सब कुछ जानते हैं हर एक पहलू से आज की अपनी ब्लाइंड क्राइम स्टोरी में। ये कहानी 21 साल पुरानी है। साल 2003 में केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिनराज से होती है। 14 फरवरी 2003 रात को सजनी अपनी बहन से बातचीत करती है और बात करने के बाद कॉल को कट कर देती है। करीब 1 से 2 घंटे बाद सजनी के पति का सजनी के मायके कॉल आता है। वो कहता है कि आपकी बेटी सजनी की हालत ठीक नहीं है। घर वाले ये बात सुनकर आनन फानन में तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि सजनी मर चुकी है। बात अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचती है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। वहां का हालात देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि लूटपाट का मामला है। सब जगह सामान बिखरा हुआ था, अलमारी के ताले टूटे हुए थे, जेवर भी गायब थे और सामने बैठा पति सिर्फ रोया जा रहा था। ये सारे हालात देखकर पुलिस को लग रहा था कि यहाँ पे लूटपाट हुई है और लूटपाट की वजह से ही सजनी का कत्ल हुआ है। सामने बेड पर सजनी के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था जिससे सजनी को मारा गया था। पुलिस के पूछने पर सजनी का पति कहता है कि मैंने पहले ही कहा था सजनी से कि थोड़ा सा होशियार रहना, यहाँ लूटपाट होती रहती है। ये सब कुछ देखकर पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि मामला डकैती का है जिस वजह से सजनी की जान गई। अब जहां उसका पति लगातार रोए जा रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी, इसीलिए पुलिस भी सजनी के पति से ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाई। अचानक से सजनी के पति की हालत इतनी खराब हुई कि पुलिस को उसे भी अस्पताल पहुंचाना पड़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितनी देर तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस का जो फौजी कुत्ता था वो लगातार सजनी के पति को भौंके जा रहा था, जो कि बहुत ही अचंभित था। अब जो कि सजनी के पति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो पुलिस को कुछ पूछना भी ठीक नहीं लगा। बहरहाल सजनी के पति को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस सजनी की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देती है। अब पुलिस अपनी पूरी टीम लगा देती है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन हैरत की बात तो तब होती है जब कत्ल के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को सजनी के पति भी अस्पताल से अचानक से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस का थोड़ा सा दिमाग थनकता है और सजनी के माता पिता को भी अपने दामाद पर शक होता है। अब पुलिस पर एक बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो सजनी के मर्डर का केस सुलझाना था, दूसरा अचानक से सजनी का पति कैसे गायब हो गया, यानी कि सजनी के पति को भी ढूंढना था। अब सजनी के पति को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस लग जाती है, दिन रात एक कर देती है ताकि सजनी का पति मिल सके कि आखिर वो अस्पताल से कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ पर लोगों का शक सजनी के पति पर जाता है कि हो ना हो सजनी के पति ने ही सजनी का मर्डर किया है। अब सजनी के जो माता पिता हैं उन्हें भी अपने दामाद पर शक होता है और वो भी अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब जो कि सजनी के माता पिता ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उन्हें सजनी के पति पर शक है कि उसी ने उनकी बेटी सजनी का मर्डर किया है।
इसलिए पुलिस ने सजनी के पति को ढूंढने के लिए 1 लाख का उस पर इनाम भी रख दिया। इधर सजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि सजनी का गला घोंटकर सजनी की हत्या की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सजनी की शादी को महज सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सजनी का कत्ल हो गया और सजनी का पति भी अस्पताल से गायब हो गया। अब पुलिस को भी शक होने लगा कि जरूर सजनी का जो कत्ल हुआ है वो एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। कुछ तो ऐसा था जो पुलिस से छुप रहा था। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी। पूछताछ पर पता चला कि ऐसा कोई भी अनजान शख्स इनके घर नहीं आया था। साथ ही साथ पुलिस को ये भी पता चला कि शादी के बाद से ही सजनी के पति ने सजनी को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो उसे तंग करता था। पुलिस को चौंकाने वाली बात तो ये सुनाई दी कि शादी से पहले तरुण का किसी और लड़की से अफेयर था और तरुण उससे शादी करना चाहता था। बस फिर इतना सुनने के बाद पुलिस पहुंचती है तरुण की गर्लफ्रेंड के पास और तरुण की गर्लफ्रेंड से बात करने पर पता चलता है कि हाँ, तरुण की गर्लफ्रेंड के पास 16 फरवरी को तरुण का कॉल जाता है और तरुण कहता है उससे चलो शादी कर लेते हैं। तभी तरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी। दरअसल तरुण की गर्लफ्रेंड के पास सजनी के मर्डर की खबर आ चुकी थी, इसीलिए तरुण की गर्लफ्रेंड ने तरुण के साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पता लगाया तो तरुण की गर्लफ्रेंड का बयान बिल्कुल सही था। तरुण की गर्लफ्रेंड की बात सुनने के बाद पुलिस ने उसे ग्रीन चिट दे दी। तो बात यहाँ पर यह क्लियर हुई कि तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी पत्नी सजनी का कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस के मन में ये सवाल आ रहा था कि इनकी अरेंज मैरिज थी। अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी तो उसने सजनी से शादी क्यों की? वो इस शादी से इनकार भी तो कर सकता था। शादी के 3 महीने बाद ही अपनी बीवी को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी। अब यहाँ पर मोटिव क्लियर हो चुका था कि ये वारदात एक कत्ल है। सजनी के पति ने ही अपनी पत्नी सजनी का कत्ल कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, लेकिन कातिल फरार था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और तरुण का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। सजनी का कत्ल 2003 में हुआ था। अब 2006 आ चुका था। जब सजनी के माता पिता को अपनी बेटी सजनी के कत्ल का कोई इंसाफ नहीं मिलता तो सजनी के माता पिता नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं। बहुत कोशिशों के बाद इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के काबिल पुलिस वालों को बुलवाते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश देते हैं। अब 2006 में इस केस की फाइल को दोबारा खोला जाता है और इस केस की जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। साल बीतते गए लेकिन ना ही सजनी के कातिल का कोई पता चला और ना ही सजनी के पति का। इसी तरह से 6 साल बीत जाते हैं और अब साल आता है 2012 और इस मामले की जांच DPC दीपन भद्रान की देखरेख में शुरू होती है। DCP दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच करते हैं और इस केस से जुड़े हर शख्स की कुंडली को खंगाला जाता है और अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। उनका ऐसा मानना था कि अगर तरुण मिल जाता है तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भी मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कई महीनों तक कई हजार लोगों की प्रोफाइल की जांच की जाती है और उन मोबाइल से आने जाने वाली हर कॉल्स पर निगरानी रखी जाने लगती है और इन सभी नंबर्स की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। लेकिन कई सालों तक की कोशिश के बाद भी पुलिस को कोई भी नतीजा नहीं मिलता। ऐसा कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसका कनेक्शन तरुण से हो। लेकिन इतनी नाकामी के बाद भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और वो तरुण से जुड़े सभी लोगों पर उनके नंबर्स पर अपनी पैनी नजर जमा के रखते हैं। खास तौर से तरुण की जो मां है अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पे भी खास निगरानी रखी जाती है। अब इस कोशिश में भी कई साल बीत जाते हैं लेकिन एक भी ऐसी कोई कॉल तरुण की मां के फोन पर नहीं आती जिस वजह से ये लोग तरुण तक पहुंच सकते। लेकिन अचानक से एक दिन तरुण की मां के फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है और ये लैंडलाइन नंबर जो था ये था बेंगलोर का। अब पुलिस उसकी मां के हर नंबर को ट्रेस करती थी। ये पहली बार था जब कोई कॉल आई थी बेंगलोर से, वो भी लैंडलाइन नंबर से। जब पुलिस ने इस नंबर की जाँच की तो पता चला ये नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। बस फिर अहमदाबाद की पुलिस हैरान हो गई कि तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम। अब पुलिस ने सारी निगरानी करने के बाद यह तय किया कि इस नंबर की कुंडली निकाली जाए। फिर पुलिस के मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं इसी जगह पे ऐसा तो नहीं कि तरुण काम करता हो और वहीं से तरुण ने अपनी मां को कॉल किया हो।
बस फिर इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए रवाना होती है 22 अक्टूबर 2012। वहां जाने के बाद क्राइम ब्रांच टीम बेंगलोर की पुलिस से कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस ओरेकल कस्टमर केयर के एक एम्प्लॉय के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। फिर इसके बाद बेंगलोर पुलिस इस कस्टमर केयर कंपनी के एचआर को कॉल करती है और कहती है कि आप यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सबकी हमें डिटेल चाहिए। लेकिन पुलिस ये बात जाहिर नहीं करती कि स्पेशली हमें किसकी डिटेल चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस ने इस बात को जाहिर किया तो वो अलर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ओरेकल कस्टमर केयर के एचआर की तरफ से सारे एम्प्लॉयज की डिटेल निकल कर सामने आ जाती है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में कहीं भी तरुण नाम का कोई शख्स नहीं था। लेकिन इसी लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसे देखने के बाद अहमदाबाद से आई पुलिस थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाती है, और वो नाम था परवीन भटीले। फिर पुलिस को याद आता है कि कहीं न कहीं इस नाम को सुना है, और बहुत जोर डालने पर उसको समझ में आता है कि ये वही एक नाम है जिस नाम के शख्स से तरुण की माँ बात किया करती थी, और तरुण की माँ प्रवीण की वाइफ निशा को भी कॉल किया करती थी, और निशा का भी नंबर तरुण की माँ के पास था, और ये दोनों अक्सर बातें किया करते थे। अब पुलिस का अगला कदम था प्रवीण भटीले और निशा की कुंडली को खंगोलना। पुलिस हैरान होती है ये देखकर कि ये लोग सोशल मीडिया पर कभी है ही नहीं, ना ही इनकी कोई भी ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर कभी अपलोड की गई हो। इनका कोई भी रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर कहीं नहीं था। ये बात पुलिस को बहुत अजीब लगी, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो ये पॉसिबल कैसे है। बाद में पुलिस की छानबीन के बाद पुलिस को ये भी पता चलता है कि इनके 2 बच्चे भी हैं। अब उस लिस्ट में तरुण का कहीं भी कोई नाम नहीं था, लेकिन दीपेन नाम के शख्स का था, जो तरुण की माँ से बराबर कांटेक्ट में था। तब जाकर पुलिस को ऐसा शक हुआ कि कहीं दीपेन ही तो तरुण नहीं, और अपनी पहचान छुपाकर दीपेन के नाम से इस ओरल कस्टमर केयर कंपनी में काम कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन एक है और वो तरुण की ही माँ से क्यों बात करता है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि तरुण ही ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी में परवीन नाम के शख्स की पहचान लेकर काम कर रहा है, और अब पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अचानक से अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच अपना प्लान बदल देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर तरुण को इस बात की जरा भी भनक हो गई तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। इसीलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण की नाइट ड्यूटी थी। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे अरुण के कैबिन में चले जाते हैं और सीधे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तरुण नाम सुनते ही प्रवीण के होश उड़ जाते हैं। पिछले 15 सालों में पहली बार ये नाम सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही इस शख्स ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। अब प्रवीण भटीले के हाव भाव देखकर ये कंफर्म हो गया था कि ये आदमी ही तरुण है, जो प्रवीण भटीले के नाम से इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल नीचे खड़ी अपनी टीम को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, और इंस्पेक्टर अनिल तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तरुण समझ चुका था कि 15 सालों तक उसने जो पहचान छुपा के रखी थी, पुलिस ने उसका पता लगा लिया। इसलिए बिना कुछ बोले तरुण पुलिस के साथ चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो रास्ते में उनसे बस यही एक सवाल करता है, मुझे इतना बता दो कि मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 तरुण को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है। अब इसके बाद पूछताछ के लिए तरुण को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस पूछताछ में ऐसे कई बातों का खुलासा करती है, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अब पुलिस तरुण से सबसे पहले 15 साल पहले सजनी की हुई मौत के बारे में पूछती है। अब यहाँ पर तरुण पुलिस को बताता है कि घर में कोई भी डकैती नहीं हुई थी। दरअसल वो सजनी से शादी करके उसके साथ खुश नहीं था, लेकिन घर वालों के कहने पर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन उसके साथ वो रह नहीं पाता। बहुत जल्द ही वो ऊब जाता है और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन वो उसके कत्ल की साजिश रचता है और अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर अपनी गर्लफ्रेंड को ये खबर सुनाकर खुश कर देगा और भोपाल में स्थित अपने डिपार्टमेंट में आकर अपनी पत्नी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है ताकि मामला डकैती का लगे, और पुलिस के फौजी कुत्ते तरुण पर लगातार भौंकने की वजह से शक के कांटे तरुण पर जाते हैं। लेकिन मौका देखकर तरुण वहां से भाग जाता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसको सारा वाकया बताता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है और अब उससे शादी करेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने ये बात जैसे ही सुनी उसे वो वहाँ से धक्के मारकर भगा देती है
और कहती है कि वो कातिल से शादी नहीं करेगी। तरुण ने पूछताछ में ये भी बताया कि इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास भोपाल में रह रहे प्रवीण भटेले के पास जाता है। प्रवीण कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। तरुण अपने दोस्त को बताता है कि उसको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसके पास अब ना ही कोई जॉब है और ना ही रहने के लिए घर, इसलिए वो उसे कोई काम दिलवा दे। अब प्रवीण उसे अपनी ही संस्था के कोचिंग सेंटर में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यहीं पर काम करते करते तरुण एक प्लान बनाता है और प्रवीण से नज़दीकियां बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान प्रवीण के सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज सर्टिफिकेट्स भी स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट्स में अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण बनकर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके वो पासपोर्ट और दूसरे सरकारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है और कुछ समय तक वो इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वो इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है। और वहां वो इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पर ओरेकल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। वो कंपनी की तरफ से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। हैरत की बात ये थी कि ये सब कुछ तरुण फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे कर रहा था और कभी भी पकड़ा नहीं गया था। इस तरह से तरुण प्रवीण बन गया और 2012 में तरुण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है और उसने निशा को बताया था कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की कहानी सुनकर निशा को तरुण से प्यार हो जाता है और वो तरुण की बातों में आ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। और शादी के बाद जब भी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा से ये कहता था कि ये दोनों उसके चाचा और चाची हैं और फिर तरुण और निशा के 2 बच्चे भी होते हैं। अब इन सारे खुलासों के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अपने पति की हकीकत जानकर निशा भी सदमे में होती है। फिलहाल कभी लाखों की नौकरी करने वाला शख्स इस वक्त जेल में हवा खा रहा है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया तो लोगों ने जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा की। तो आप इस कहानी को सुनकर इस कहानी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।